नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं वो कोई मामूली फिल्म नहीं है। ये सिनेमा की दुनिया का वो ताज है जिसे लोग सालों से IMDb पर नंबर 1 की कुर्सी से हिला नहीं पाए हैं। हम बात कर रहे हैं द शॉशैंक रिडेम्पशन की। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि इस फिल्म में ऐसा क्या है, ना इसमें बड़े एक्शन सीन्स है, ना कोई तगड़ा विलेन जो शहर उड़ा दे, फिर भी ये फिल्म रोंगटे क्यों खड़े कर देती है। आज के इस सफ़र में हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे बल्कि इस फिल्म के पीछे के उन इमोशंस को भी समझेंगे। कहानी शुरू होती है 1947 में। कोर्ट रूम का सीन है। हमारा हीरो एंडी डुफ्रेन कटघरे में खड़ा है। उस पर इल्ज़ाम है कि उसने अपने बीबी और उसके प्रेमी का खून किया है। एंडी दिखने में एकदम शरीफ पढ़ा लिखा बैंकर है, लेकिन वकील उसे ऐसे पेश कर रहा है जैसे वो कोई ठंडा खून वाला कातिल हो। एंडी कहता है कि हाँ, मुझे गुस्सा आया था, मैं गन लेकर गया भी था, लेकिन मैंने उन्हें मारा नहीं। पर दिक्कत ये है कि उस रात की इसकी कहानी में थोड़े झोल है और सबूत इसके खिलाफ है। जज साहब को दया नहीं आती और एंडी को मिल जाती है 2 उम्र कैद की सजा। अब सीन शिफ्ट होता है शॉशैंक प्रिजन में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है रेड से। रेड वो बंदा है जो जेल के अंदर कुछ भी जुगाड़ कर सकता है, सिगरेट से लेकर ताश के पत्तों तक। रेड की रिहाई की अर्जी रिजेक्ट हो जाती है और वो वापस जेल की अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। तभी दूर से एक बस आती दिखती है। ये नए कैदियों की बस है जिसे पुराने कैदी फ्रेश फिश कहते हैं। जेल के पुराने कैदी बाउंड्री पर खड़े होकर नए कैदियों का मजाक उड़ा रहे हैं। रेड और उसके दोस्त शर्त लगाते हैं कि इन नए लड़कों में से सबसे पहले रात को कौन रोएगा। रेड की नज़र एंडी पर पड़ती है। एंडी बाकी सबसे अलग है, शांत, सीधा और थोड़ा अमीर दिखने वाला। रेड उस पर दाव लगा देता है और कहता है ये लंबा वाला आज रात पक्का टूटेगा। जैसे ही ये नए कैदी अंदर आते हैं, इन्हें नंगा करके पाइप से धोया जाता है और पाउडर छिड़का जाता है जैसे कि ये इंसान नहीं जानवर हो। इस जेल का वार्डन, जिनका नाम नॉर्टन है, वो भी अपनी एंट्री मारता है और कहता है मेरे यहाँ 2 ही चीज़ें चलती है, अनुशासन और बाइबल। मतलब साफ है, यहाँ भगवान की मर्जी और वार्डन का डंडा ही कानून है। रात होती है। अंधेरे में जेल की कोठरियों से सिसकियों की आवाज़ें आने लगती है। पुराने कैदी जानबूझकर चिल्लाते हैं ताकि नए वाले डर जाए। एक मोटा कैदी बुरी तरह रोने लगता है। कैप्टन हेडली को शोर पसंद नहीं आता। वो आता है और उस मोटे आदमी को इतनी बेरहमी से पीटता है कि वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह एंडी को पता चलता है कि वो आदमी मर गया। यही एंडी को समझ आ जाता है कि ये जेल कोई लोगों को सुधरने की जगह नहीं बल्कि नर्क का छोटा हिस्सा है। जेल में 1 महीना बीत चुका है। एंडी अभी भी किसी से बात नहीं करता। रेड उसे दूर से नोटिस करता है कि एंडी बाकी कैदियों की तरह सर झुकाकर नहीं चलता, बल्कि ऐसे चलता है जैसे वो किसी पार्क में टहल रहा हो। उसे देखकर लगता ही नहीं कि उस पर दुखों का पहाड़ टूटा है। एक दिन जेल के यार्ड में एंडी आखिरकार रेड के पास जाता है। ये इन दोनों की पहली बातचीत है। एंडी कहता है सुना है तुम चीजें मुहैया करा सकते हो। रेड कहता है मैं यहाँ का सप्लायर हूँ। एंडी उससे एक रॉक हैमर मांगता है। रेड को लगता है कि शायद एंडी इससे सुरंग खोदेगा या किसी का कत्ल करेगा, लेकिन एंडी हंसकर कहता है कि उसे पत्थर तराशने का शौक है। रेड उसे चेतावनी देता है कि ये पकड़ा गया तो खैर नहीं, पर एंडी रिस्क लेने को तैयार है। जेल सिर्फ वार्डन से ही खतरनाक नहीं है, वहाँ के कुछ कैदी भी शैतान है। बॉक्स नाम का एक कैदी और उसका गैंग, जिन्हें द सिस्टर्स कहा जाता है, एंडी को परेशान करना शुरू कर देते हैं। ये फिल्म का काफ़ी डार्क हिस्सा है। एंडी उनसे लड़ता है, पिटता है, लेकिन कभी सरेंडर नहीं करता। अगले 2 सालों तक ये सिलसिला चलता रहता है। एंडी लाइब्रेरी में काम करता है, पिटता है और वापस खड़ा हो जाता है। अब कहानी 2 साल आगे बढ़ती है। जेल की छत की मरम्मत का काम चल रहा है। रेड अपनी जुगाड़ से एंडी और अपने दोस्तों को इस काम पर लगवा देता है ताकि उन्हें थोड़ी ताज़ी हवा मिल सके। वहाँ काम करने वक्त कैप्टन हेडली अपने टैक्स और विरासत के पैसों को लेकर रोना रो रहा होता है। वो सरकारी नियमों से परेशान है। बाकी सब डर के मारे सर झुका लेते हैं, लेकिन एंडी अपनी जान हथेली पर रखकर हेडली के पास चला जाता है। जब एंडी ने हेडली से पूछा कि क्या उसे अपनी बीबी पर भरोसा है, तो हेडली का पारा चढ़ गया। उसने एंडी को छत के किनारे से लटका दिया। बस एक धक्का और एंडी का काम तमाम। लेकिन एंडी घबराया नहीं। उसने जल्दी से समझाया कि अगर हेडली वो पैसा अपनी पत्नी के नाम पर गिफ्ट कर दे तो उसे सरकार को 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
हेडली को यकीन नहीं होता कि एक कैदी उसे कानूनी सलाह दे रहा है। एंडी कहता है, मैं सारे कागजात तैयार कर दूंगा, बदले में बस मेरे दोस्तों को 3-3 ठंडी बियर मिलनी चाहिए। अगला सीन एकदम जादुई है। तपती दोपहर में जेल की छत पर काम करने वाले कैदी आराम से बैठे हैं और ठंडी बियर पी रहे हैं। ये मुमकिन हुआ एंडी की वजह से। रेड कहता है कि उस वक्त हम सबको ऐसा लग रहा था जैसे हम अपनी खुद की छत बना रहे हो और हम सब आज़ाद हो। दिलचस्प बात यह है कि एंडी खुद बियर नहीं पीता। वो बस एक कोने में बैठकर मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों को देख रहा है। उसे नशा बियर का नहीं बल्कि इस बात का है कि उसने थोड़े समय के लिए सबको इंसान महसूस कराया। अब एंडी की चर्चा पूरी जेल में फैल गई है। गार्ड्स को पता चल गया है कि ये बंदा टैक्स बचाने में और पैसों के मामले में उस्ताद है। धीरे धीरे जेल के बाकी गार्ड्स और यहाँ तक कि दूसरे जेलों के सिपाही भी एंडी के पास अपनी इनकम टैक्स फाइल करवाने आने लगते हैं। एंडी अब पत्थर नहीं तोड़ रहा बल्कि जेल की लाइब्रेरी में बैठकर गार्ड्स के फॉर्म भर रहा है। वार्डन नॉर्टन को जब एंडी की इस काबिलियत का पता चलता है तो वो उसे लॉन्ड्री से हटाकर जेल की टूटी फूटी लाइब्रेरी में शिफ्ट कर देता है। बहाना ये है कि वो बूढ़े कैदी ब्रुक्स की मदद करेगा, लेकिन असली मकसद ये है कि एंडी अब वार्डन के काले धन को सफ़ेद करने का काम शुरू कर देता है। एंडी देखता है कि लाइब्रेरी की हालत बहुत ख़राब है। वो सरकार को खत लिखना शुरू करता है कि उसे लाइब्रेरी के लिए फंड और नई किताबें चाहिए। रेड उसे टोकता है कि भाई, सरकार तुझे यहाँ पढ़ने के लिए नहीं सड़ने के लिए लाई है। लेकिन एंडी हार नहीं मानता। वो हफ्ते में एक खत लिखने का नियम बना लेता है। जहाँ एक तरफ एंडी का रुतबा बढ़ रहा है, वही द सिस्टर्स मतलब वॉक्स का गैंग अब भी उसे मौका मिलते ही पिटने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब एंडी के पास एक कवच है, कैप्टन हेडली। एक दिन जब बॉक्स एंडी को बुरी तरह पीट कर आता है तो हेडली बॉक्स की ऐसी धुलाई करता है कि वो उम्र भर के लिए अपाहिज हो जाता है। अब एंडी को तंग करने वाला कोई नहीं बचा। एंडी पिछले 2 सालों से हर हफ्ते सरकार को खत लिख रहा था। सब उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन एक दिन करिश्मा हो गया। सरकार एंडी की जिद से तंग आ गई और जेल में किताबों का ढेर और थोड़े पैसे भेज दिए। एंडी यहाँ नहीं रुकता। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अब से मैं हफ्ते के 2 खत लिखूंगा। धीरे धीरे एंडी उस रद्दी लाइब्रेरी को जेल की सबसे शानदार जगह बना देता है। वो कैदियों को पढ़ाना शुरू करता है ताकि वो बाहर जाकर अपनी पहचान बना सके। यहीं हमें फिल्म का सबसे दुखद हिस्सा देखने को मिलता है। बूढ़ा ब्रुक्स, जो पिछले 50 सालों से जेल की लाइब्रेरी संभाल रहा था, उसकी रिहाई मंजूर हो जाती है। लेकिन ब्रुक्स खुश होने के बजाय पागल हो जाता है। वो अपने ही दोस्त की गर्दन पर चाकू रख देता है ताकि उसे जेल से बाहर ना जाना पड़े। रेड यहाँ एक बहुत गहरी बात कहता है, ये दीवारें अजीब होती है। पहले तुम इनसे नफरत करते हो, फिर तुम्हें इनकी आदत हो जाती है और वक्त बीतने पर तुम इन पर इतना निर्भर हो जाते हो कि इनके बिना जी नहीं पाते। ब्रुक्स बाहर जाता है, लेकिन बाहरी दुनिया उसके लिए पराई है। गाड़ियाँ बहुत तेज है, लोग बहुत अजीब है। उसे रात को नींद नहीं आती क्योंकि उसे जेल की सलाखों की आदत थी। वो एक ग्रोसरी स्टोर पर काम करता है, लेकिन उसका मन कहीं नहीं लगता। हार मानकर वो अपने कमरे की छत पर ब्रुक्स वाज हियर लिखता है और खुदकुशी कर लेता है। ये सीन हमें बताता है कि जेल की रिहाई ही आज़ादी नहीं होती। ब्रुक्स की मौत के गम के बीच किताबों के साथ कुछ पुराने रिकॉर्ड्स जैसे ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स भी जेल पहुंचते हैं। एंडी को उनमें मोजार्ट का एक ओपेरा मिलता है। वो वार्डन के ऑफिस में खुद को लॉक कर लेता है और पूरे जेल के लाउडस्पीकर पर वो गाना चला देता है। पूरे शॉशैंक जेल में सन्नाटा छा जाता है। खूंखार कैदी, पहरेदार सब जहाँ थे वहीं रुक जाते हैं। रेड कहता है कि उस पल ऐसा लगा जैसे जेल की दीवारें गायब हो गई हो और हर कैदी एक आज़ाद पंछी बन गया हो। वार्डन गुस्से में दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन एंडी बेखौफ होकर कुर्सी पर पैर रखकर बैठ जाता है और आवाज़ और तेज कर देता है। उसे पता है कि इसकी सज़ा भारी होगी, लेकिन वो 2 मिनट की आज़ादी उसके लिए अनमोल थी। इस हरकत के लिए एंडी को 2 हफ्ते के लिए एक छोटा सा अंधेरे काल कोठरी में डाल दिया जाता है। जब वो बाहर आता है तो रेड पूछता है कि क्या वहाँ मुश्किल था। एंडी कहता है, नहीं, वहाँ मेरे साथ संगीत था जो मेरे दिल के अंदर था। उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जिसे वो तुमसे कभी नहीं छीन सकते। अब साल आ गया है 1950 के दशक के बीच का। एंडी अब सिर्फ एक कैदी नहीं रहा, वो जेल के स्टाफ का फाइनेंशियल एडवाइज़र बन चुका है। अब हालात ये है कि टैक्स सीजन के दौरान जेल की लाइब्रेरी के बाहर गार्ड्स की लंबी लाइन लगती है। वो एंडी से अपनी वसीयत बनवाते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट पूछते हैं
और टैक्स बचाते हैं। हैरानी की बात यह है कि बॉर्डन नॉर्टन अब एंडी को गार्ड्स की सुरक्षा देते हैं ताकि कोई दूसरा कैदी उसे हाथ न लगा सके। एंडी अब कीमती हो गया है। बॉर्डन नॉर्टन एक नया स्कीम शुरू करता है, इनसाइड आउट। असल में बॉर्डन इसके जरिए ठेकेदारों से मोटी घूस ले रहा है। अब इतना सारा काला धन संभालने के लिए उसे एक जीनियस चाहिए था और वो जीनियस था एंडी। एंडी सारा पैसा अलग अलग खातों में जमा करता है, लेकिन यहाँ वो एक मास्टर स्ट्रोक खेलता है। एंडी रेड को बताता है कि उसने बॉर्डन का सारा पैसा एक फर्जी नाम के अकाउंट में डाल दिया है, रैंडल स्टीफेंस। एंडी हंसते हुए कहता है, बाहर मैं एकदम ईमानदार था, तब मैं जेल आया, यहाँ आकर मैं जालसाज बन गया हूँ। इन सालों में एंडी और रेड की दोस्ती बहुत पक्की हो गई है। एंडी रेड को अपनी यादों के बारे में बताता है, अपनी बीवी के बारे में, अपनी पसंद के पत्थरों के बारे में। एंडी अभी भी रॉक हैमर से छोटे छोटे पत्थर तराशता है और रेड उसके लिए नए पोस्टर्स लाता रहता है। अब उसकी दीवार पर रीटा हैवर्थ की जगह मर्लिन मुनरो का पोस्टर लग चुका है। ये पोस्टर सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एंडी की तन्हाई का साथी है। तभी कहानी में एक नया और ऊर्जा से भरा किरदार आता है, टॉमी विलियम्स। मोटी चूड़ियों की वजह से जेल भेजा गया है। टॉमी बहुत खुशमिजाज है और एंडी उसे पसंद करने लगता है। एंडी तय करता है कि वो टॉमी को पढ़ाएगा ताकि वो अपनी हाई स्कूल की डिग्री ले सके। टॉमी जब एंडी की कहानी सुनता है कि वो अपनी बीवी के कत्ल के जुर्म में यहाँ है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। टॉमी बताता है कि पिछली जेल में उसका एक सेलमेट था जिसने नशे में धुत होकर एक मर्डर की बात कबूली थी। वो मर्डर बिल्कुल वैसा ही था जैसा एंडी की बीवी का हुआ था। जब टॉमी एंडी को बताता है कि उसने दूसरी जेल में असली कातिल से मुलाकात की थी तो एंडी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सालों बाद एंडी को पहली बार लगा कि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है। वो भागता हुआ बॉर्डन नॉर्टन के पास जाता है। उसे लगता है कि बॉर्डन उसकी मदद करेगा क्योंकि एंडी ने बॉर्डन के लिए इतने सालों तक वफादारी से काम किया है। लेकिन बॉर्डन का रिएक्शन एंडी की उम्मीद से बिल्कुल उल्टा था। बॉर्डन नहीं चाहता कि एंडी जेल से बाहर जाए क्योंकि अगर एंडी गया तो बॉर्डन के काले धन के सारे राज भी बाहर चले जाएंगे। बॉर्डन एंडी को झूठा कहता है और उसे बुरी तरह अपमानित करता है। जब एंडी गुस्से में बॉर्डन को उसके काले कारनामों की याद दिलाता है तो बॉर्डन अपना आपा खो देता है। वो एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है। बॉर्डन को डर है कि कहीं टॉमी बाहर जाकर किसी और को ये सच ना बता दे, तो रात के अंधेरे में टॉमी को जेल की बाउंड्री के पास बुलाता है। बॉर्डन बड़े प्यार से उससे पूछता है, क्या तुम एंडी के लिए कोर्ट में गवाही दोगे? टॉमी ईमानदारी से कहता है, हाँ सर, बिल्कुल। तभी अंधेरे से कैप्टन हेडली निकलता है और टॉमी पर गोलियां चला देता है। बॉर्डन टॉमी को मरवा देता है और दुनिया को ये दिखाया जाता है कि टॉमी भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे मारना पड़ा। ये फिल्म का सबसे दुखद हिस्सा है क्योंकि टॉमी सिर्फ एक गवाह नहीं था, वो एंडी की उम्मीद का प्रतीक था। काल कोठरी में बंद एंडी को जब टॉमी की मौत की खबर मिलती है तो वो पूरी तरह टूट जाता है। बॉर्डन खुद काल कोठरी में आता है और एंडी को धमकी देता है कि अगर उसने सारा काम मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का काम बंद किया तो वो लाइब्रेरी जला देगा और एंडी को द सिस्टर्स गैंग के साथ छोड़ देगा। एंडी को समझ आ जाता है कि यहाँ कानून नहीं, सिर्फ बॉर्डन का खौफ चलता है। 1 महीने बाद जब एंडी बाहर आता है तो वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा है। वो रेड से कहता है, मेरी बीवी बहुत अच्छी थी लेकिन मैं उसे समझ नहीं पाया। उसका कत्ल मैंने नहीं किया, लेकिन उसे खोने का जिम्मेदार मैं खुद को मानता हूँ। यही एंडी रेड को एक जगह के बारे में बताता है, जिहुआ तानेजो। एंडी रेड से कहता है अगर वो कभी जेल से बाहर गया तो वो बॉक्सटन के एक खास खेत में जाए और एक काले पत्थर के नीचे दबी चीज को ढूंढे। जेल के अहाते में एंडी और रेड की वो आखिरी बातचीत बहुत भारी थी। एंडी कहता है, जिंदगी 2 ही चीजों का नाम है, या तो जीने की जद्दोजहद में लग जाओ या मरने की तैयारी में। रेड अपने दोस्तों को बताता है कि एंडी आज बहुत अजीब बातें कर रहा है। अब उसे पता चलता है कि एंडी ने एक कैदी से 6 फीट लंबी रस्सी ली है, तो रेड की रातों की नींद उड़ जाती है। उसे डर है कि एंडी खुदकुशी कर लेगा। रात का नज़ारा है, आसमान में बिजली कड़क रही है और जोरदार बारिश हो रही है। एंडी अपनी कोठरी में अकेला है। वो बॉर्डन के जूते पॉलिश करके लाया है, लेकिन हम देखते हैं कि उसने बॉर्डन के चमकदार जूते खुद पहन लिया है और अपने गंदे जूते डिब्बे में रख दिए हैं। वो अपने शर्ट के अंदर कुछ कागजात भी छिपाता है। लाइट्स ऑफ होती है और सन्नाटा छा जाता है। अगली सुबह रोल कॉल के वक्त एंडी अपनी कोठरी से बाहर नहीं आता।
गार्ड चिल्लाता है लेकिन कोई जवाब नहीं। जब गार्ड अंदर जाता है तो उसकी चीख निकल जाती है। एंडी डुफ्रेन गायब है। बॉर्डन नॉर्टन पागलों की तरह कोठरी में आता है। वो यकीन नहीं कर पा रहा कि एंडी कहाँ गया। पूरी जेल को सील कर दिया जाता है। बॉर्डन गुस्से में एंडी के बनाए हुए पत्थर के तराशे हुए मोहरे उठाकर दीवार पर मारता है। बॉर्डन गुस्से में एंडी की दीवार पर लगे रकेल वेल्च के पोस्टर पर एक पत्थर मारता है। पत्थर पोस्टर के आर पार निकल जाता है। बॉर्डन सन्न रह जाता है। वो पोस्टर को फाड़ता है तो उसके पीछे एक सुरंग दिखाई देती है। वही सुरंग जिसके बारे में रेड ने कहा था कि इसे खोदने में 600 साल लगेंगे। एंडी ने उस छोटे से रॉक हैमर से 19 साल में खोद डाली थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस रात एंडी ने क्या किया। वो उस सुरंग के जरिए सीवर की पाइप तक पहुंचा। उसे करीब आधा किलोमीटर तक गंदे नाले के पानी और इंसानी गंदगी के बीच रेंगते हुए जाना पड़ा। रेड कहता है एंडी ने गंदगी के समंदर को पार किया और दूसरी तरफ एकदम साफ होकर निकला। फिल्म का सबसे आइकॉनिक शॉट आता है। बिजली कड़क रही है। एंडी ने जेल के कपड़े उतार फेंके। वो बारिश में हाथ फैलाकर आसमान की तरफ देख रहा है। वो अब आजाद है लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। एंडी सिर्फ भागा नहीं है, वो अपने साथ बॉर्डन के विनाश का सामान भी ले गया है। सुबह होते ही शहर के एक बैंक में एक साफ सुथरा सूट बूट वाला आदमी दाखिल होता है। ये एंडी डुफ्रेन है, लेकिन बैंक के पास मौजूद कागजात के हिसाब से ये रैंडल स्टीफेंस है। एंडी वही फर्जी पहचान इस्तेमाल करता है जो उसने सालों तक बॉर्डन के लिए बनाई थी। वो बॉर्डन के काले धन के सारे अकाउंट्स, करीब $3,70,000, उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी, बंद करता है और सारा पैसा लेकर आराम से बैंक से बाहर निकल जाता है। जाते जाते वो बैंक मैनेजर को एक पार्सल देता है जिसे उसे मेन डेली अखबार को भेजता है। अगले दिन अखबार की हेडलाइन छपती है, शॉशैंक जेल में कत्ल और भ्रष्टाचार का खुलासा। एंडी ने भागने से पहले बॉर्डन के सारे काले कारनामों की फाइल और सबूत अखबार को भेज दिए थे। अचानक जेल के बाहर पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए पहुंचती है। कैप्टन हेडली को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और वो एक बच्चे की तरह रोने लगता है। पुलिस अब बॉर्डन नॉर्टन के ऑफिस का दरवाजा खटखटा रही है। बॉर्डन अपने दराज में रखे उस बाइबल को खोलता है जिसे एंडी छोड़कर गया था। बाइबल के पहले पन्ने पर एंडी ने लिखा होता है, जज साहब आप सही थे, मुक्ति इसी के अंदर है। जब बॉर्डन पन्ने पलटता है तो देखता है कि एंडी ने उस बाइबल के अंदर अपना रॉक हैमर छिपाने के लिए एक खांचा बनाया था। उसे समझ आ जाता है कि उसे सालों से बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। बॉर्डन सरेंडर करने के बजाय खुद को गोली मार लेता है। वक्त आगे बढ़ता है। रेड अब बूढ़ा हो चुका है और उसकी एक और पेरोल हियरिंग है। इस बार वो कोई रटा रटाया जवाब नहीं देता। वो साफ कहता है कि उसे सुधार शब्द से नफरत है और वो उस जवान लड़के से मिलना चाहता है जिसने बरसों पहले गलती की थी, लेकिन वो मुमकिन नहीं। उसकी ईमानदारी काम आती है और 40 साल जेल में बिताने के बाद रेड आज़ाद हो जाता है। बाहर की दुनिया में रेड भी वही महसूस करता है जो ब्रूक्स ने किया था। वो भी उसी ग्रॉसरी स्टोर पर काम करता है और उसी कमरे में रहता है जहां ब्रूक्स ने खुदकुशी की थी। उसे भी दुनिया बहुत तेज और डरावनी लगती है, लेकिन रेड के पास एक चीज़ है जो ब्रूक्स के पास नहीं थी, एंडी से किया हुआ एक वादा। रेड को याद आता है बॉक्सटन का वो खेत और वो काला पत्थर। वो तय करता है कि हार मानने से पहले वो एंडी के बताए उस पते पर जाएगा। वो लिफ्ट लेकर बॉक्सटन के खेतों में पहुंचता है। मीलों चलने के बाद उसे वही बड़ा सा ओक का पेड़ दिखता है जिसके बारे में एंडी ने बताया था। वहां उसे एक पत्थर दिखता है जो बाकी पत्थरों से बिल्कुल अलग है, एकदम काला और चमकता हुआ। रेड उसे हटाता है तो नीचे एक छोटी सी लोहे की डिबिया मिलती है। डिबिया के अंदर कुछ पैसे हैं और एक खत है। खत में एंडी ने लिखा है, प्रिय रेड, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है तुम बाहर आ चुके हो। याद रखना रेड, उम्मीद एक अच्छी चीज़ है, शायद सबसे बेहतरीन, और अच्छी चीज़ें कभी नहीं मरती। एंडी उसे मेक्सिको के उस छोटे से शहर सिहुआतानेहो आने का न्योता देता है। रेड की आंखों में आंसू है, लेकिन पहली बार वो डर नहीं रहा। वो अब उस संस्थान की जंजीरों को तोड़ चुका है। रेड अपना कमरा छोड़ देता है। वो उस दीवार पर जहां ब्रूक्स ने लिखा था, ब्रूक्स वॉज हियर, उसके आगे लिखता है, सो वॉज रेड। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए वो कहता है, मैं इतना उत्साहित हो कि अपनी कुर्सी पर टिक नहीं पा रहा। मुझे लगता है ये वही खुशी है जो सिर्फ एक आज़ाद आदमी ही महसूस कर सकता है।
मुझे उम्मीद है कि मैं समंदर देख पाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि मेरा दोस्त वहाँ होगा। उसके बाद हमें मैक्सिको का वो खूबसूरत नीला समंदर दिखता है। रेतीले किनारे पर एक पुरानी कश्ती खड़ी है जिसे एक आदमी रेत रहा है, वो एंडी है। तभी एंडी मुड़कर देखता है, दूर से रेत चला आ रहा है। दोनों के चेहरों पर वो सुकून है जो 20-30 साल के नर्क के बाद नसीब हुआ है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। कोई भारी संवाद नहीं, कोई शोर नहीं, बस लहरों की आवाज और दो दोस्तों की वो आज़ादी जिसके लिए उन्होंने अपनी आधी जिंदगी लड़ाई लड़ी। फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। ये सिर्फ एक जेल से भागने की कहानी नहीं थी, बल्कि ये कहानी थी धैर्य की। एंडी ने 19 साल तक एक एक मुट्ठी मिट्टी अपनी पैंट से बाहर गिराई, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उसने साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर उम्मीद जिंदा है तो दुनिया की कोई भी दीवार आपको कैद नहीं कर सकती। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।